नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का जोधपुर दौरा, ऑपरेशन सिंदूर को बताया ऐतिहासिक। एमएस बिट्टा का जोधपुर में बयान, खालिस्तान समर्थकों पर सख्त कार्रवाई हो। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का जोधपुर दौरा, जल संचय और बाढ़ नियंत्रण को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक। जेएनयू में पेंशनर्स का धरना 18वें दिन भी जारी, दिवंगत साथियों को दी श्रद्धांजलि, आंदोलन तेज करने का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने हाल ही में सामने आई पूर्व मंत्री के पीए की जासूसी मामले पर कहा कि अपराध चाहे कोई भी करे, पीए हो या भाई, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने देशद्रोहियों को कड़ा दंड दिए जाने की आवश्यकता बताई। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहली बार हुआ है जब किसी सैन्य कार्रवाई ने पूरे देशवासियों के दिल को छू लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की महिला का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह कार्रवाई नारी सम्मान के लिए थी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और सेना ने कड़ी कार्रवाई की। राज्यपाल ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेना ने सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में वह राज्यपाल है वहाँ 533 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और हर जिला दुश्मन के निशाने पर था, लेकिन सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने आतंकवादियों को ही निशाना बनाया और किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही भारत के मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया और कहा कि पूरा देश सेना के इस पराक्रम को सलाम करता है। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर एक तो जो नामकरण किया उसने भी भारत की नारी का सम्मान इतना बढ़ा दिया और हमारा देश का ये सौभाग्य रहा कि अगर लंका दहन हुआ तो एक नारी के सम्मान के लिए हुआ, कुरुक्षेत्र का रण हुआ पांडवों और कौरवों का, तो वो भी एक नारी के सम्मान के लिए। और वास्तव में अब की बार जिस ढंग से 22 तारीख की घटना ने जाति धर्म पूछ करके उनकी पत्नी के सामने ही उनको जो गोलियां मारी, बच्चों के सामने मारी, वो दर्दनाक घटना देश ने देख करके, दुनिया ने देख करके थर्रा गई। लेकिन जनता की मांग थी कि इसका पई का हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो करेंगे जो इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और वास्तव में जिस बुद्धिमानी के साथ तैयारी करके उनके सारे स्थानों को एक ही झटके में साफ करके 100 आतंकवादियों को ढेर किया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन किया तो हमने भी उसका रिएक्शन किया। और अब की बार सेना की जो सबसे बड़ी तैयारी और बहादुरी देखी हमने नहीं, सारी दुनिया ने, कि जितने भी फटाके कहीं से भी लाए थे वो सब उन्होंने हवा में फोड़ दिए। और उसके कारण से केवल पाकिस्तान को सबक नहीं है, जो आसपास के भी कुछ छेड़खानी करते हैं ना, उनको भी समझ में आ गया कि ये 62 का भारत नहीं है, ये 2025 का नरेंद्र मोदी के और एक तरह से देश के नेतृत्व राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत की फौज है। फौज तो पहले भी बहादुरी थी, जब भी युद्ध हुआ भारत की फौज हमेशा जीती, 62 को छोड़ करके। तो वो जो है हमारी सेना का अपना एक जीने का तरीका, अपना काम करने का तरीका है, उसका हौसला और देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ा दिया कि सामने वाला गोली मारे तुम गोला ठोक देना, मैं ये तुम्हारी जिम्मेदार बैठा हूँ। जब इतना खुला हाथ मिलता है तो फिर सेना अपनी ताकत दिखाती। सर, दुश्मन देश के तो जो है सेना ने कर दिया, लेकिन अपने ही देश में कई लोग रहकर जो देखो क्या है कि उनका क्या ऐसा है कि इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ हमेशा जयचंद पैदा होते रहे हैं। ये देश अपनी बहादुरी से कभी नहीं हारा है, पर अपने ही घर के दुश्मनों के कारण से देश को कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़े। तो ये चलेगा, लेकिन इसका भी सही टाइम पे सही इलाज होता है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा आज जोधपुर दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते ही देश की सुरक्षा, आतंकवाद, सोशल मीडिया और खालिस्तान मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। बिट्टा ने कहा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जो अमर रहे और सुरक्षित रहे।
उन्होंने कहा, हम ऐसा भारत बनाना है कि दुश्मन सोच भी ना सके और इसके लिए हमें इजराइल जैसा मजबूत बनना होगा। बिट्टा ने कहा कि सोशल मीडिया ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। आज कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने पत्रकार ज्योति मल्होत्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ वही नहीं, पंजाब के कई ऐसे ज्योति हैं जो देश विरोधी विचार फैला रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ है। जितनी भी लड़ाइयां भारत ने लड़ी वो अपने बलबूते पर लड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा, हमने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह पहले भारतीय हैं, फिर सिख, और जब भारत माँ पर मुसीबत हो तो लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। वो पाकिस्तान की शरारत, पाकिस्तान का ISI का पहलगाम के ऊपर हमला, उसके बाद भारत की तरफ से उसको उसके घर में घुस के पूरे जोर शोर के साथ उसके कैंपों को तबाह करके मानवता का कत्लेआम नहीं, उनको तबाह करने का काम किया। और पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है कि भारत ने जो कार्रवाई की वो ठीक थी। कुछ कंट्री थे जो थोड़ा थोड़ा अंदर से जो है वो खड़े नहीं हुए, पर जितनी भी जंग लड़ी गई वो भारत ने अपने बलबूते पे लड़ाई की। और कहा ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पटना के अंदर, ISI वालों जिन्होंने ये काट किया तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, क्या है कि फिर उसके घर में घुस के हमला किया। ये पहली बार ऐसा हुआ। वो चाइना का एजेंडा, वहां से फंडिंग आती है, 4 आदमी उसके साथ में। सवाल तो मैं वही कहता, पन्नू कुछ भी चाहता हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरे देश के अंदर समागम बुला के बेटियों को, बहनों को, अपनी पत्नियों को, परिवारों को बुला के आपके ऐसे मीडिया हो बात और माइक पकड़ के इतना कह देंगे, इतना कह देंगे माइक पकड़ के, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे चलने वाले पन्नू के साथ हम नहीं हैं। हमारा देश भारत है, हमारे गुरुओं ने भारत के लिए कुर्बानी दी थी। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने साहिबजादों को नींव में चढ़वा दिया गया, ये वो भारत है, हम भारतीय हैं। सरदार तो हम हैं ही, हमारी पहचान है, हम भारतीय हैं। क्या 2 शब्द कहने में तकलीफ है यार? जिस दिन पन्नू को जिस दिन ये जवाब दे देंगे, हिंदुस्तान का हर गुरुद्वारे में मेरा सिख भाई पन्नू की ऐसी की ऐसी सीना पार करके तबाह कर देंगे, उसको बोलता कोई नहीं। तो मजबूर पंजाब के अंदर ज्योति मल्होत्रा हर घर में घुस गए। जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की कि वहाँ हम, अरे वहाँ सोशल मीडिया आ गया भैया, आपके तो कोई लिमिट है, वहाँ तो लिमिट ही क्रॉस हो गई, लक्ष्मण रेखा पार हो गई। वहाँ पे उन लोगों की इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया। उन लोगों के क्रियाक्रम पे जाते हैं इंटरव्यू लेने जो पाकिस्तान में खतरनाक आतंकवादी पिछले समय में मर गए, मारे नहीं गए, मर गए, बीमारी थे, और उनका क्रियाक्रम पंजाब में होता है, अमृतसर में होता है, और डिस्ट्रिक्ट में होता है, को पूछने वाला नहीं। ज्योति मल्होत्रा तो एक है, पंजाब में तो ज्योति मल्होत्रा भरे हुए हैं, उसका कौन करेगा? वो कहते थे ना कवि प्रदीप जी के वक्त, आज़ादी के वक्त कहते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। समुदाय कहाँ खड़ा है बताओ? जब पन्नू कहता है कि फौजी जासूसी करें, जब पन्नू कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जब पन्नू कहता है कि हिंदुस्तान का साथ बिल्कुल ना दो, जब पन्नू कहता है पंजाब सारा भारत के सरकार के खिलाफ है, तो सवाल मेरा ये है यार, पक्का तो चला दो। सवाल सबसे बड़ा ये है कि सिख समुदाय क्यों ना बोले? बार बार आपसे यही सवाल होता है, सिख समुदाय क्यों ना बोले? आप में से को बोलेगा तुम तो हिंदू हो भाई, तुम तो फिरका परस्त हो, तुम बीजेपी के हो, तुम RSS के हो। सिख भाई क्यों ना बोले?
बिट्टा ही बोले अकेला, बिट्टा पहले भारतीय या फिर सरदार और गल मुकाओ कि जितने जो करना कर दो। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सुबह जोधपुर पहुंचे। यहां पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। बाद में सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर बातचीत की। बीजेपी देहात अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने भी उनका कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जोधपुर में जल संचय एवं बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में उन्होंने संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जल स्वावलंबन पखवाड़े के तहत चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विचार विमर्श के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। आज जोधपुर संभाग के अधिकारी और हमारे जोधपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ आज हमने बैठक करी और बैठक का उद्देश्य 5 जून से लेकर 20 जून तक हमारी भजनलाल जी की सरकार जल संरक्षण पखवाड़ा मना रही है। 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 तारीख को गंगा मैया का दिवस भी है। तो इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जल स्वावलंबन, जल कैसे बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा राजस्थान के तहत अधिक से अधिक पेड़ हम लगाए, इसका आगाज करेंगे और 15 दिन सघन रूप से हमारा ये अभियान चलेगा। रोज दिन प्रतिदिन हमारा विभाग वाइज कैलेंडर सरकार ने जारी किया है। प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग अपनी अपनी योजना बना के इस जल संरक्षण और वृक्षारोपण का काम करेंगे। इसके अलावा भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जितने भी हमारे वाटर से जुड़े हुए स्ट्रक्चर है उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इस तरह से इस अभियान को हम व्यापक रूप देंगे। इसके अलावा भी क्योंकि मानसून आने वाला है और कई बार हम देखते हैं कि मानसून के दौरान पानी भर जाता है, तो उस समस्या के निदान के लिए भी मैंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भी हमारे नदी, हमारे जो रिवर और नाले हैं, तालाब है, बांध है, उसके अंदर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, तो चिन्हीकरण करके इस अभियान के अंदर उनको हटाने के भी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी पौराणिक बावड़ियाँ और कुएं हैं, उनका भी संरक्षण और उनकी रखरखाव और उनकी सार संभाल के लिए भी इस योजना के अंदर, इस पखवाड़े में हमने इसको जोड़ा है। निश्चित रूप से अभी जोजरी का भी जिक्र मैंने किया था, इस अभियान के अंदर हमने उसको भी जोड़ा है। उसके लिए भी हम एक व्यापक योजना बना के उसके समाधान के लिए काम करेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स की ओर से पेंशन भुगतान की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर जारी धरना बुधवार को 18वें दिन भी जारी रहा। धरना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशन संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि बुधवार को धरना कुलपति कार्यालय गेट पर दिया गया। इस दौरान पेंशन के अभाव में देवगंत हुए 5 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धरने में कई महिला एवं पुरुष पेंशनर शामिल हुए। वक्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। पेंशनर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राम निवास शर्मा ने कहा कि जब तक राज्य सरकार पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित तत्कालीन MBA इंजीनियरिंग कॉलेज के 274 कार्मिकों को 6 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं विश्वविद्यालय के अन्य 1100 से अधिक पेंशनर्स को मार्च, अप्रैल और मई के महीने का भुगतान बकाया है। पिछले 18-19 दिन से पेंशन की मांग को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने आज का जो कार्यक्रम हमारा रखा, जो दिवंगत आत्मा, जो 5 कर्मचारी विश्वविद्यालय के जो पेंशन की राह में जिनका देहांत हो गया और सरकार को और विश्वविद्यालय प्रशासन को शर्म नहीं आई कि वो समय पर पेंशन दे देते तो शायद उनकी ये कामना पूर्ण होती कि वहाँ पेंशन मिली है। हम ऐसे निकम्मत प्रशासन की इस अवसर पर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से और राजस्थान सरकार से कि हमारे कर्मचारी इस प्रकार से पेंशन की राह देखते हुए उनका दम निकल रहा है। अब भी अगर आप जाग जाते हैं और परमानेंट पेंशन का कोई सलूशन अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा हमारे कर्मचारी अब जो राह पर निकल चुके हैं, जो हमने अब राह अपनाई है, परमानेंट पेंशन का सलूशन हो, महीने 2 महीने के टुकड़े लेकर हम वापस अपना आंदोलन स्थगित कर दें, ऐसा नहीं होगा। इस मंच के माध्यम से मैं ये आगाह करता हूँ राजस्थान की सरकार को कि समय रहते पेंशन की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। हर कर्मचारी को उसकी पेंशन 1 तारीख को बिना कुछ एजिटेशन किए, बिना आंदोलन किए, बिना किसी तरह का एजिटेशन किए उसके खातों में जमा होने चाहिए। अगर पेंशन जमा नहीं होती है, सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम उनको सड़कों पर उतर करके इस आंदोलन को और तेज करना होगा। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक पेंशन संघर्ष समिति। जैसे की बात है कि राजस्थान में प्रोफेसर और वाइस चांसलर अपनी पेंशन के लिए धरने पे बैठे,
कर्मचारी महासंघ एकीकृत का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कर्मचारी महासंघ का पूरा समर्थन है। आज हमारे जोधपुर में सभी विभागों महासंघ से घटक संगठन है, टेक्निकल एजुकेशन है, PhD है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से सभी कर्मचारी पधारे और हम इस धरने का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने बिल्कुल बात रखेंगे कि हमारे जो इंडस्ट्रीज के प्रोफेसर है, जो पूर्व कर्मचारी है, जो पेंशनर्स है, उनके लिए सीधी ट्रेजरी से व्यवस्था की जाए जैसे कि आप वेतन दे रहे हैं। अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और इसमें महासंघ पूरा समर्थन करेगा और हो सकता है उसका प्रदेश स्तरीय आंदोलन हम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, फाइनेंस विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र, आज पिछले 4 महीने से पेंशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पेंशन नहीं मिल रही, कर्मचारी कहाँ जाएंगे? आज सरकार नौकरी में कर्मचारी क्यों आता है? पेंशन के लिए अपना भविष्य सुरक्षित हो। इस उम्र में, इस उम्र के इस पड़ाव में अगर कर्मचारी को पेंशन नहीं मिली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया, इनका जीवन यापन मुश्किल होगा। और एक प्रोफेसर और वाइस चांसलर जब धरने पे बैठ गए तो इससे बड़ी सरकार के लिए समझने की क्या बात हो सकती है। मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि पेंशन की व्यवस्था की जाए और नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन करोगे कर्मचारी महासंघ एकत्र इसके साथ कि जोधपुर विश्वविद्यालय के हर वर्ग का कर्मचारी आज प्रताड़ित है। ये सरकार कहती है कि गुरु बहुत श्रेष्ठ होता है, वो गुरु, और वो गुरु भी प्रोफेसर स्तर के, रीडर स्तर के, वाइस चांसलर स्तर के लोग धरने पे बैठे अपनी पेंशन के लिए, जिनकी उम्र 75-80 वर्ष है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनकी पेंशन तेजी से दी जाए जैसे कि अन्य राज्य कर्मचारी को दी जाती है, और नहीं तो इतना भीषण संघर्ष होगा जिसकी ये सरकार कल्पना नहीं कर सकती। जब जब भी कर्मचारी ने अंगड़ाई दी है, जब जब भी कर्मचारी ने करवट बदल दी है, सरकारें बदल दिया। और एक जो चुनौती दे रहा हूँ भजनलाल शर्मा को, मैं भी उनकी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, इसका तो मुझे बहुत गर्व है, लेकिन हमारी विचारधारा के अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर रही है। इतनी अन्याय, इतनी अनीति की पराकाष्ठा आई है। ये बहुत ही लज्जाजनक स्थिति है कि आज वाइस चांसलर, प्रोफेसर, रीडर, महिलाएं, पुरुष, कर्मचारी सब आके धरने पर बैठे 75, 80 वर्ष के साल के। मेरी भी उम्र 75 साल हो गई, मेरे को बराबर नियमित पेंशन मिल रही है, इनको नहीं मिल रही। ये अनीति और अत्याचार की पराकाष्ठा है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। इतनी लज्जाजनक स्थिति हो नहीं सकती। और ये मैं ये कह रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री निर्लज है और ये ब्यूरोक्रेसी इस मुख्यमंत्री पे हावी है। उस ब्यूरोक्रेसी से ऊपर उठ करके इन कर्मचारियों की समस्या का हल करे, नहीं तो बहुत जबरदस्त संघर्ष होगा। और जब भी मुख्यमंत्री जोधपुर आएंगे, काला झंडा लेके सबसे पहले मैं जाऊंगा। जी मैं आपको माहेश्वरी वंशोत्पत्ति पर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को भगवान महेश की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखलाती झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस महेश नवमी बुधवार को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान महेश की शोभा यात्रा निकाली गई। समाज की ओर से शोभा यात्रा सहित समाज के प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रम हुए। समाज मंत्री नंदकिशोर शाह व उप मंत्री राधेश्याम डागा ने बताया कि रातानाडा माहेश्वरी जन उपयोगी भवन से सुबह दामोदर बंग की मूर्ति पूजन के बाद भगवान महेश की शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा संयोजक सुरेंद्र जाजू व मीडिया प्रभारी मनीष बागड़ी ने बताया कि माहेश्वरी भवन रातानाडा में समस्त पदाधिकारी व समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में समाज बंधुओं का स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा घंटाघर से कटला बाजार, कपड़ा बाजार, राखी हाउस होते हुए भीतरी शहर खांडाफलसा स्थित माहेश्वरी न्यातीनौरा पहुंचकर संपन्न हुई। गर्मी को देखते हुए जगह जगह छाया, पानी वाले पंखे व कूलर की व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा में तरह तरह की 100 से अधिक झांकियां शामिल हुई। शोभा यात्रा का रास्ते में समाज से धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठनों की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। साथ ही पूरे मार्ग पर अल्पाहार, शीतल पेय आदि की व्यवस्था रखी गई। आज महेश नवमी 2025 का भव्य शोभा यात्रा का ये फंक्शन चल रहा है। समाज के हजारों लोगों द्वारा इसमें भाग लिया गया और कई आकर्षण झांकियां, करीबन 150 झांकी के करीबन झांकियां बनाई और आज महेश्वरी परिवारों में बहुत हर्ष की लहर है। और इसकी मां प्रसादी का प्रोग्राम आदर्श विद्या मंदिर में
7 जून को 6:30 बजे से आरंभ होगा। करीबन उसमें 20,000 माहेश्वरी बंधु व हमारे अदर कास्ट के करीबन 1500 से 2000 गेस्ट होंगे। इसमें सभी समाज के मुखियों को भी आमंत्रित किया गया है। हम माइती समाज धन्यवाद देना चाहते हैं प्रशासन को कि उन्होंने सुचारू रूप से इस पूरे प्रोग्राम में ट्रैफिक की सुविधा जो हमको दी। और महेश नबी का फाइनल ये 25 मई से शुरू हुआ था, जो 8 जून को सांस्कृतिक संध्या के साथ इसका समापन समारोह है। वहाँ पर भी शाही भोज की व्यवस्था रखी गई। श्री वैष्णव अग्र रसिक परंपरा में जोधपुर विरक्त गुदड़ गद्दी के भगवत पाद स्वामी हरिराम बैरागी के पारंपरिक पीठाचार्य गुरुजनों की स्मृति में उत्तम आश्रम मानव कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा आचार्य पीठ का 2 दिवसीय 122वां वार्षिक दीक्षा महोत्सव बुधवार को कागा तीर्थ मार्ग स्थित उत्तम आश्रम में स्वामी डॉक्टर राम प्रकाश आचार्य महाराज के सानिध्य में शुरू हुआ। आश्रम के उत्तराधिकारी योगाचार्य डॉक्टर संत सुखदेव महाराज ने बताया कि आज कागा तीर्थ रोड स्थित श्री वैष्णव संत स्मृति स्थल राजगुरु हरिराम बगेची में सुबह विश्व शांति ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित यजमानों ने सभी की मंगल कामनार्थ आहुतियां प्रदान की। साथ ही 14वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर सामाजिक सरोकारिता निभाई। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार। हमारा 122वां वार्षिक दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं। उसके स्वामी उत्तम राम जी महाराज की वार्षिक दीक्षा महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में कल हमारा योग शिविर रहा, सुबह भी रहा और आज रक्तदान शिविर शुरू हुआ अभी, जो हमारा 14वां रक्तदान शिविर है। इसके साथ साथ में यज्ञ और शाम को हमारा सत्संग का प्रोग्राम रहेगा। कल शोभा यात्रा रहेगी। रक्तदान शिविर के अंदर ये 14वां रक्तदान शिविर है और यहाँ पर लोग दूर दराज से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान के सभी जिलों से यहाँ पधारते हैं। प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर रखते हैं, जिसमें महात्मा गांधी अस्पताल से चिकित्सक पधारते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर के लोग इसमें रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं। और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं और जिन्होंने रक्तदान किया है और देने वाले सभी को मैं धन्यवाद और आभार करता हूं। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुगल बादशाह के हमले से शिशु महाराज अजीत सिंह को बचाकर लाने वाली बलिदानी जसधारी गोरा गाय की जयंती बुधवार को हाईकोर्ट रोड स्थित उनकी छतरी पर मनाई गई। यह माली समाज और अन्य वर्गों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके शहादत को नमन किया। गोराध्याय की छतरी पर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ माली समाज के लोगों ने शहीद नारी की शहादत को नमन किया। इस दौरान छतरी के आसपास सफाई भी की गई और इस छतरी के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया के बारे में भी मौके पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सैनिक क्षत्रिय माली सांस्कृतिक संवर्धन एवं इतिहास शोध संस्थान की ओर से आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में गोराम धाय के बलिदान को याद किया गया। संस्थान अध्यक्ष आनंद सिंह परिहार ने बताया कि इस अवसर पर सर्व समाज के विभिन्न संस्थाएं एवं संगठनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर गोरामध्याय टाक के त्याग को नमन किया। गोराधाय टाक की 382वीं जयंती पर आज हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका शौर्य पराक्रम इस तरीके से रहा, आज हमारा समाज उनको हमेशा याद करता है और उनको पंचों पर चलने की हम सब प्रेरणा देते हैं। हर वर्ष इस छतरी पर कार्यक्रम किया जाता है और आनंद सिंह परिवार द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ। पूर्व में भी उन्होंने कई सामाजिक सरोकार के कार्य वीरांगना जसधाय गोराधाय टाक की स्मृति में किए और आज भी समाज का हर व्यक्ति उनसे प्रेरणा लेता हुआ उनके पंचों पर चलने का
कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। जयंती पर इस वर्ष कार्यक्रम किया है। हम प्रत्येक वर्ष इस पृथ्वी पर कार्यक्रम करते हैं। जगदीश सिंह जी गहलोत साहब ने भी करीब 1982 के पहले से भी ये कार्यक्रम चल रहा है सुखबीर सिंह जी गहलोत द्वारा। और उससे पहले जगदीश सिंह जी गहलोत जो हमारे समाज के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने 1917 से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जो आज तक विधिवत रूप से जारी है। और हम आगे भी समाज के और इस प्रेरणादायक गोराधाई का प्रतिवर्ष जो हम करते हैं, इसके प्रेरणा से हम इस कार्यक्रम को जन तक फैलाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। व्याख्यात्री महासती के रूप में पहचान बनाने वाली ज्ञानलता महाराज की महाप्राण यात्रा बुधवार को सुबह निकली। उनका मंगलवार को देवलोक गमन हो गया था। बुधवार को महाप्रयाण यात्रा नेहरू पार्क स्थानिक से शिवांची गेट मोक्ष धाम तक निकाली गई। उन्हें चांदी की बैकुंठी में ले जाया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी आज सुबह नेहरू पार्क स्थित जैन स्थानक पहुंचकर देवगन साध्वी ज्ञानलता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ के महामंत्री सुभाष गुंदेचा ने बताया कि ज्ञानलता महाराज कई दिनों से बीमार थी। उन्होंने 19 दिसंबर 1983 में 19 साल की उम्र में मद्रास में दीक्षा ग्रहण की थी। फिर पूरे देश में विहार करते हुए ज्ञान का पाठ पढ़ाया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। सभी देश, संस्थाएं और पर्यावरणविद अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देते हुए पौधारोपण कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी अस्पताल की वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी व किचन विभाग प्रभारी तेज कंवर सांखला की प्रेरणा से किचन विभाग में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष रेणु जांगीर, प्रदेश सभा अध्यक्ष जोधपुर संभाग प्रभारी विनती जांगीर, प्रदेश उपाध्यक्ष स्नेहलता जांगीर, अस्पताल के डॉक्टर हेमंत जैन, डॉक्टर गौतम चंद और डॉक्टर रामा राम चौधरी की मेजबानी में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर सेवा कार्य किया। महिला प्रकोष्ठ की ओर से आज एक वैसे तो संदेह महिला प्रकोष्ठ कुछ नवाचार करती रहती है, मगर इस बार का नवाचार थोड़ा अलग से था कि हम यहाँ पर न केवल शुद्ध हवा और शुद्ध आहार पर बल दिया है और विशेष रूप से मरीजों को स्वस्थ आदमी का ध्यान तो स्वस्थ आदमी स्वयं रख लेता है, मगर जो मरीज होता है, जो बीमार होता है, उनका ध्यान जो है हम समाज के लोगों को, अस्पताल के लोगों को, उनके घर वालों को रखना पड़ता है। उसी कड़ी में हम हमारे योगदान के लिए यहाँ पर आज आए हैं, जिसमें हमने जो है लगभग आम और 450 किलो आम और हमने जो है वो पेड़ जो है पौधे जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं। गायत्री जयंती महोत्सव एवं ज्योति कलश रथ यात्रा के उपलक्ष्य में शहर के वार्ड नंबर 37 में स्थित स्थानीय गायत्री मंदिर की समिति द्वारा आयोजन के तहत बुधवार को मोदी स्कूल के सामने रथ यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके पश्चात परशुराम सर्किल से गायत्री मंदिर तक कलश यात्रा आयोजित की गई। कलश यात्रा मुरली मनोहर मंदिर, चौपड़ा बाजार सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गायत्री मंदिर पहुंची, जहां पर कलश यात्रा का समापन किया गया। आयोजित कलश यात्रा ने बड़ी संख्या में महिलाएं एवं शहर की गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को रेल कर्मियों के बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पर्यावरण जागरूकता अभियान के साथ की गई, जिसमें जोधपुर मंडल के NSG 2 से NSG 4 श्रेणी के विभिन्न स्टेशनों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन रेल प्रबंधक कार्यालय जोधपुर के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में रेल कर्मियों एवं उनके बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा पर्यावरण संरक्षण पर रचनात्मक विचार प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने चित्र और शब्दों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण और हरित जीवन शैली जैसे विषयों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों उनकी कलात्मक प्रतिभा और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता
को अधिकारियों द्वारा सराहा गया। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल बच्चों में रचनात्मक को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने का सशक्त माध्यम भी बनती है। फ्रांस के पैलेस डे फेस्टिवल में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित होकर जोधपुर शहर निवासी फैशन डिजाइनर डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फेस्टिवल में चयनित होने वाली वह राजस्थान की पहली महिला फैशन डिजाइनर बन गई है। डॉक्टर शालिनी पिछले 17 वर्षों से फैशन, टेक्सटाइल और हस्तकला के क्षेत्र में कार्यरत है, जिनके द्वारा खादी टिश्यू से निर्मित एक विशेष ब्राइडल लहंगा, जिस पर 5D पिकॉक हैंड एम्ब्रॉयडरी की बारीक कढ़ाई की गई थी, उसका कांस फेस्टिवल में चयन किया गया है। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली वह प्रदेश की पहला महिला फैशन डिजाइनर है। उल्लेखनीय है कि भारत पाक तनाव और अन्य तकनीकी कारणों डॉक्टर शालिनी शर्मा फेस्टिवल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनका कहना है कि वह अपनी वस्त्रशाला अकादमी में ग्रामीण, शहर व कम शिक्षित विद्यार्थियों को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल आर्ट, कढ़ाई स्टाइलिंग और अब AI फैशन डिजाइनिंग जैसे आधुनिक व्यवसाय प्रशिक्षण देकर ऐसे फेस्टिवल में भेजने के लिए सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में राजस्थान की पहली महिला डिजाइनर के रूप में चयन होना सिर्फ एक चयन नहीं था, यहाँ पे राजस्थान की काबिलियत और सांस्कृतिक विरासत की जीत थी। कांस के रेड कारपेट पे चलना और वहाँ पर एज ए डिज़ाइनर जाना मेरा सपना नहीं, अब मेरा लक्ष्य बन गया है और अब मैं डिज़ाइंस नहीं डिज़ाइनर्स बनाना चाहती हूँ। जब मुझे वहाँ से निमंत्रण मिला तब मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला था और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से और भारत पाक युद्ध की वजह से जो फ्लाइट में चेंजेस हुए थे उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि वस्त्रशाला के माध्यम से और मैं ऐसे छात्रों को तैयार करना चाहती हूँ कि जो ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए तैयारी कर सके और उनका भविष्य मैं बना सकूँ, ऐसी मेरी आशा है। वहाँ से निमंत्रण मिलना मेरे लिए गर्व की बात है और ये पुख्ता हो जाता है कि भारत के छोटे छोटे शहरों में भी वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर्स और ऐसा टैलेंट काम करता है। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का जोधपुर दौरा, ऑपरेशन सिंदूर को बताया ऐतिहासिक। MS बिट्टा का जोधपुर में बयान, खालिस्तान समर्थकों पर सख्त कार्रवाई हो। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का जोधपुर दौरा, जल संचय और बाढ़ नियंत्रण को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक। JNU में पेंशनर्स का धरना 18वें दिन भी जारी, दिवंगत साथियों को दी श्रद्धांजलि, आंदोलन तेज करने का ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।